24 जून 1999, टाइगर हिल, करगिल, भारत। पहला लेजर गाइडेड बम पेवे इंडियन एयरफोर्स ने ड्रॉप किया पाकिस्तानी जवानों के लिए। 7 मई 2025, कसूर, लाहौर, पाकिस्तान। पहला हेरोप कामिकेज ड्रोन स्ट्राइक किया गया भारतीय एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान के सैम सिस्टम्स पर। 2 टाइमलाइंस, 2 वेपन सिस्टम्स, एक कनेक्शन, जिसने क्रिएट किया अनब्रेकेबल बॉन्ड इंडिया और इजराइल के। भारत के इतिहास में हुई इन दोनों लड़ाइयों के बीच भले ही 27 साल का अंतर है, पर ये घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि दुश्मन से लड़ाई में क्यों एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत हमेशा रहती है। एक ऐसा दोस्त जो उस वक्त भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपसे दूरी बना ले। इजराइल भारत के लिए वैसा ही भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ है। 1 साल पहले हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो इसका सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन यह भरोसा उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है और यह खुलकर पूरी दुनिया को दिखा था साल 1999 में, जब करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को इजराइल से हर मुमकिन मदद मिली। सत्ताईस साल पहले मई का यही महीना था जब करगिल की सर्द वादियां और बर्फ से ढके पहाड़ तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों से गर्म हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना 3 महीने पहले से भारी गोला बारूद लेकर द्रास, मुश्को घाटी, काकसर, बटालिक और करगिल के आसपास की 50 ऊंची चोटियों पर अपनी पोजीशन बना चुकी थी। इनमें 17,411 फीट ऊंची टाइगर हिल, 16,000 फीट ऊंचे तोलोलिंग, द्रास के 16,962 फीट ऊंचे .5140, बटालिक के 16,000 फीट ऊंचे .5287 समेत सर्दियों में खाली की गई भारतीय सेना की करीब 140 चौकियां और पॉइंट्स शामिल थे। इनमें से टाइगर हिल वो पोजीशन थी जहां से पाकिस्तानी फौज लेह श्रीनगर हाईवे को आसानी से निशाना बना रही थी और इससे भारत का सियाचिन पर कंट्रोल भी खतरे में पड़ रहा था। भारत की सप्लाई चेन कट ऑफ हो रही थी। जो जवान थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो टाइगर हिल के ऊपर बैठे थे, वो ये आर्टिलरी शेलिंग को कंट्रोल कर रहे थे, वेरी एक्यूरेटली टारगेटिंग कर रहे थे। भारत को न सिर्फ इसका जवाब देना था, बल्कि घुसपैठियों को अपने इलाके से मारकर भगाना था। पर यह टास्क इतना आसान नहीं था। दुश्मन बेहद ऊंचाई पर मौजूद था, उससे ऊंचाई का जबरदस्त फायदा मिल रहा था। भारतीय सेना को पता था कि चुनौती बहुत बड़ी है, पर जीत के अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके पास था नहीं। 2 काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किए गए। पहला इंडियन आर्मी का ऑपरेशन विजय और दूसरा इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी के घुसपैठियों को मार भगाने के लिए उतर चुकी थी। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की सारी प्लानिंग की हवा निकाल दी थी। 85 दिनों तक चली लड़ाई में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर के हर पॉइंट्स पर से पाकिस्तानी कब्जे को छुड़ा लिया गया था। 26 जुलाई 1999 को करगिल विजय दिवस का ऐलान किया गया था और तब से आज तक हर साल पूरा देश करगिल की लड़ाई के जांबाजों की बहादुरी को सलाम करता है, वीरगति प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। करगिल की यह हार उस समय के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को मरते दम तक कचोटती रही और आज भी पाकिस्तानी आर्मी उस हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद अपनी सारी पोस्ट रिकैप्चर की। करीब 1200 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए गए। 249 पाकिस्तानी फौजियों के शव तो भारतीय सीमा में पड़े हुए थे। पाकिस्तान ने अपने कई फौजियों के शवों को लेने से इनकार कर दिया था, पहचान नहीं रहे थे और आखिरकार भारतीय सेना ने उनका अंतिम संस्कार भी किया था। साल 2006 में पाकिस्तान की तत्कालीन नवाज शरीफ गवर्नमेंट करगिल वॉर पर एक व्हाइट पेपर लेकर आई थी। इसमें बताया गया था कि इस लड़ाई में पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा फौजी मारे गए। लेकिन यह सब ऐसा ही नहीं हुआ था दोस्तों।
इस जीत की कीमत भारत ने भी चुकाई थी। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने अपने 500 से ज्यादा वीरों को खोया था और भारत की उस जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका इजराइल की भी थी। ये 24 जून 1999 का वीडियो है। करगिल वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इस वीडियो को खुद रिलीज किया था। ये उस समय का वीडियो है जब इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स ने टाइगर हिल पर पाकिस्तानी इन्फेंट्री के कमांड और कंट्रोल बंकर्स पर सटीक हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। इस हमले में इंडियन एयरफोर्स ने 1000 पाउंड के पेववे 2 LGB का इस्तेमाल किया था। टाइगर हिल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों की पोस्ट पर बिल्कुल सटीक हमला करने वाले थे विंग कमांडर रघुनाथ नाम्बियार। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि टाइगर हिल को आप कैप्चर करें और एयरफोर्स का जो LGB डिलीवरी जो था, सबसे पहले वाला डिलीवरी, वो स्पेशली टाइगर हिल के लिए चूज किया। भारत की एयरफोर्स ने पहली बार उसी दिन इस LGB यानी लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया था। लेजर डेजिग्नेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर वाले इस गाइडेड बम ने कुछ ही मिनटों में दुश्मन पर इतना सटीक हमला किया था कि टाइगर हिल पर मौजूद उसके सारे अहम ठिकाने धूल में बदल गए थे। वैसे तो पेववे 2 अमेरिकी गाइडेंस किट थे, लेकिन अगर इजराइल ने उस समय भारत की मदद नहीं की होती तो शायद भारत की एयरफोर्स को उस समय करगिल में घुसकर बैठी पाकिस्तानी आर्मी को इतने प्रिसाइज अटैक से मार गिराने में कामयाबी नहीं मिल पाती। असल में हुआ ये कि इराक युद्ध में अमेरिका ने लेजर गाइडेड वेपन्स का खूब इस्तेमाल किया था। इन वेपन से उसने इराकी बंकर्स और उनके जो मजबूत स्ट्रक्चर थे उनको तबाह किया था। उसी युद्ध के बाद इंडियन एयरफोर्स को लगा कि लेजर गाइडेड बम उनके बहुत काम का हथियार साबित हो सकता है, और इसकी वजह भी थी। 80 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तानी एयरबेसेस में मजबूत हैंगर्स और बंकर्स का निर्माण किया था। ये स्ट्रक्चर आम मिसाइल और बमों को आसानी से झेल सकते थे और इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से इसका काट ढूंढ रही थी, जो उन्हें इराक वॉर में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी लेजर गाइडेड बमों में नजर आ रहा था। इंडियन एयरफोर्स को अपने जगुआर और मिराज के लिए लेजर गाइडेड बम चाहिए थे। इसके लिए भारत ने अमेरिका से बात करनी शुरू की। 1997 के आसपास अमेरिका ने पेववे 2 गाइडेंस किट भारत भेज दिए थे। पेववे 2 गाइडेंस किट एक ऐसा सिस्टम था जो अनगाइडेड यानी ग्रेविटी बमों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन में बदल देता था। इसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने डेवलप किया था, जबकि इसका प्रोडक्शन रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन करती है। पेववे गाइडेंस किट के 2 हिस्से होते हैं जो ग्रेविटी बम के आगे और पीछे की तरफ फिट किए जाते हैं। आगे के हिस्से में नोज माउंटेड सीकर ग्रुप लगाया जाता है। इसमें सेमी एक्टिव लेजर सेंसर और कंप्यूटर कंट्रोल ग्रुप होता है। यही टारगेट से रिफ्लेक्ट करने वाली लेजर एनर्जी को डिटेक्ट करता है। इससे टारगेट की सटीक लोकेशन का पता चलता है। इसका दूसरा हिस्सा टेल विंग किट है। इसमें कनार्ड या फिन्स लगे होते हैं जो बम को फ्लाइट स्टेबिलिटी यानी उड़ान में स्थिरता और एरोडायनेमिक कंट्रोल सरफेस देता है, जो बम को उसके सही उड़ान पथ यानी ट्रेजेक्टरी पर बनाए रखते हैं। यह गाइडेंस किट एक लेजर डेजिग्नेटर पर निर्भर रहता है। ठीक इसी समय भारत ने इजराइल से 20 लाइटनिंग लेजर डेजिग्नेटर पॉड्स की डील की थी। 15 इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर जेट्स के लिए और 5 मिराज 2000 स्क्वाड्रन के लिए। इन पॉड्स को अमेरिकी पेववे किट्स के साथ इस्तेमाल किया जाना था। लाइटनिंग पॉड एडवांस टारगेटिंग एंड नेविगेशन सिस्टम होते हैं जो थर्मल इमेजिंग, CCD कैमरा और लेजर डेजिग्नेटर से लैस होते हैं। थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल लाइटनिंग पॉड में मुख्य रूप से रात को या खराब मौसम में लक्ष्य को देखने, पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी FLIR सेंसर के जरिए गर्मी के सिग्नेचर पकड़कर पायलट को एक स्पष्ट इमेज देता है, जिससे बिना रोशनी के भी सटीक टारगेटिंग संभव होती है। नॉर्मल विजन में हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों या जंगलों में छिपे दुश्मन के जवानों को फाइटर जेट से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा देती है। यहीं पर थर्मल इमेजिंग कैमरा जादू की तरह काम करता है। यह बॉडी हीट को स्कैन करता है, जिससे अगर दुश्मन के जवानों के शरीर का थोड़ा सा भी हिस्सा नजर आने पर यह उनकी बॉडी हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके उनकी सही पोजीशन का पता लगा लेता है और इससे पायलट को प्रिसाइज अटैक करने में मदद मिलती है। इस पॉड में एक टीवी कैमरा भी लगाया जाता है जिसे चार्ज्ड कपल डिवाइस कहते हैं। यह कलर टेलीविजन कैमरा होता है। यह एयर क्रू को दिन के समय टारगेट की सटीक पहचान के लिए साफ हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें मुहैया कराता है। यह थर्मल इमेजिंग के फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड का पूरक है।
कम रोशनी और रात के वक्त थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दिन में सीसीडी का। मिशन के वक्त पायलट अपने जरूरत के हिसाब से एफएलआईआर और सीसीडी टीवी से मिलने वाली पिक्चर को बदल भी सकता है। सीसीडी टीवी कैमरा एक लेजर डेजिग्नेटर और लेजर स्पॉट ट्रैकर के साथ मिलकर काम करता है, जिससे गाइडेड बम टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। इस स्पॉट में तीसरी चीज होती है लेजर डेजिग्नेटर। असल में गाइडेड वेपन इन्हीं लेजर डेजिग्नेटर पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। यह डेजिग्नेटर अपने कोडेड लेजर बीम से टारगेट को हिट करता है और उसी लेजर बीम को ट्रैक करते हुए बम टारगेट तक पहुंचता है। यह डेजिग्नेटर पायलट को एक सेफ डिस्टेंस से सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। अब अमेरिका से मिले पेववे 2 गाइडेंस किट को मिराज 2000 के 1000 पाउंड के ग्रेविटी बम के साथ इंटीग्रेट करना था। फिर उसे इजरायली लाइटनिंग पॉड के साथ इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के साथ इंडक्ट करना था और तभी ये सामान्य ग्रेविटी बम लेजर गाइडेड बम में बदल पाते। लेकिन इसमें एक पेंच फंसा हुआ था। पेववे 2 गाइडेंस किट में इंटीग्रेटेड फ्यूजिंग मैकेनिज्म नहीं था, इसे अलग से लगाया जाता था। फ्यूजिंग मैकेनिज्म एक ट्रिगर सिस्टम है। इसी सिस्टम की वजह से बम टारगेट पर गिरने के बाद फटता है, एक्सप्लोड होता है। तो अगर यह फ्यूजिंग मैकेनिज्म ना हो या ठीक से काम ना करे तो बम भले ही सही निशाने पर गिरे लेकिन फटेगा नहीं, यानी हमला नाकाम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अमेरिका यही फ्यूजिंग मैकेनिज्म भारत को देने वाला था, लेकिन हुआ ये कि 1998 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से जारी किया गया प्रेस सेक्रेटरी का वो स्टेटमेंट है जिसमें भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे। 13 मई 1998 के स्टेटमेंट में कई तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रेडिट गारंटी, लोन, टेक्निकल असिस्टेंस, कुछ खास वस्तुओं का एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समेत डिफेंस आर्टिकल बेचने, डिफेंस सर्विसेज, अमेरिका से किसी भी तरह के गोला बारूद के एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल करना समेत और भी कई एक्शन लिए गए थे। और अमेरिका के इसी सैंक्शन की चपेट में भी अमेरिकी स्मार्ट बम में लगाया जाने वाला फ्यूजिंग मैकेनिज्म भी आ गया। यानी बम, गाइडेंस किट और लेजर पॉड तो भारत के पास थे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके ठीक 1 साल बाद यानी मई 1999 में करगिल की जंग शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर करीब 3 महीने पहले से बंकर्स और ट्रेंचेस बनाकर पोजीशन लिए बैठी थी। जंग शुरू हुई तो नीचे से चढ़ाई कर रही भारतीय सेना सीधे पाकिस्तानी गोलाबारी की चपेट में आने लगी। इंडियन आर्मी ने पहली बार जंग के मैदान में बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया था। इन आर्टिलरी गन्स ने पाकिस्तानी आर्मी की कई पोस्ट उड़ा दी, लेकिन अधिक ऊंचाई पर मौजूद पाकिस्तानी कमांड सेंटर और बंकर्स को नीचे तैनात की गई आर्टिलरी गन से निशाना नहीं बनाया जा सकता था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स को जंग में शामिल किया गया था, लेकिन इससे ठीक पहले 21 मई को इंडियन एयरफोर्स के टोही विमान कैनबरा PR-57 को बटालिक सेक्टर में पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल ने शॉट डाउन कर दिया था। इसके बाद 27 मई को एयरफोर्स ने अपना एक MiG-27 और एक MiG-21 भी खो दिया था। MiG-27 स्ट्राइक मिशन पर था, वह इंजन के फेल होने की वजह से क्रैश कर गया था, जबकि MiG-21 पाकिस्तान के स्ट्रिंगर मिसाइल का निशाना बन गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया था। बाद में वो भारत लौट आए थे, लेकिन MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 28 मई को एक और MiG-27 को पाकिस्तानी स्ट्रिंगर मिसाइल ने शॉट डाउन कर दिया था। इन 3 जेट्स को खोने के बाद इंडियन एयरफोर्स लो हाइट से अटैक करने से बच रही थी और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को एज मिल रही थी। इसी के साथ यह बात भी समझ में आई कि भारत हाई एल्टीट्यूड प्रिसीजन वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं था। हमारे पायलट्स और जेट्स इसलिए निशाना बन रहे थे क्योंकि वो बेहद नीचे खतरनाक उड़ान भर रहे थे। अनगाइडेड बम दुश्मनों के ठिकानों पर सटीकता से गिर नहीं रहे थे और अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से भारतीय लेजर गाइडेड सिस्टम इस्तेमाल के लायक नहीं थे। पाकिस्तानी बंकर्स और ट्रेंचेस पर हमले के लिए लेजर गाइडेड बम चाहिए थे और उस समय भारत को सबसे ज्यादा जरूरत उसी फ्यूजिंग मैकेनिज्म की थी जिसे अमेरिका ने भारत को सप्लाई नहीं किया था। इंडियन एयरफोर्स इस मुश्किल का कोई हल नहीं निकाल पा रही थी और इसी मुश्किल की घड़ी में जब अमेरिका और यूरोप के देशों ने भारत से दूरी बना ली थी, तब
इजराइल खुलकर भारत के साथ आया था। इजराइल ने अमेरिकी पाबंदियों को अनदेखा करते हुए भारत को गाइडेड वेपन लॉन्च करने के लिए लाइटनिंग पॉड मुहैया करवाए। और जबरदस्त बात यह कि इजराइल ने भारत को केवल लाइटनिंग पॉड्स नहीं दिए थे, बल्कि अपनी एक स्पेशल टीम भी भारत भेजी थी। जून की शुरुआत में इजराइल की टीम भारत पहुंची और केवल 12 दिनों में इंडियन एयरफोर्स की AST यानी एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गाइडेड वेपन इंटीग्रेशन के 3 चैलेंजेस को दूर कर दिया। इन 12 दिनों में मिराज 2000 के एयरफ्रेम में लाइटनिंग पॉड को इंटीग्रेट किया। बिना अमेरिका के फ्यूजिंग मैकेनिज्म के पेवे बॉम्ब किट को ऑपरेशनलाइज बनाया गया और 1985 में फ्रांस से खरीदे जाने के बाद पहली बार मिराज 2000 के वेपन डिलीवरी सिस्टम सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया गया ताकि इससे गाइडेड वेपन से लैस किया जा सके। इजराइल की इस टेक्निकल प्रोफिशिएंसी ने साबित कर दिया कि अमेरिका भी क्यों इजरायली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। खैर, इसके बाद 24 जून 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने वो कर दिखाया जिसके पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र तल से 16,608 फीट ऊंचे टाइगर हिल पर पाकिस्तानी कमांड सेंटर और बंकर्स पर सटीक बमबारी की गई। इस स्ट्राइक को अंजाम देने वाले विंग कमांडर और एयर मार्शल की पोस्ट से रिटायर रघुनाथ नाम्बियार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल के लॉन्चिंग पॉड की मदद से पहली बार गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप किए थे। ये पहली बार भारतीय वायुसेना से एक लेजर गाइडेड बॉम्ब गुस्से में गिरा रहे थे हम। इवन ट्रायल में भी नहीं गिरा चुके थे, और वो भी नहीं, हमारे पास जो लेजर डेजिग्नेशन पॉड था वो न्यूली इंटीग्रेटेड था, नया था, इसराइल से खरीदे थे, वो डे एंड नाइट केपेबल था। 25 जुलाई 2019 को एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार का एक आर्टिकल NDTV की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में एयर मार्शल नाम्बियार ने बताया था कि इजराइल के लाइटनिंग पॉड की वजह से 50 किलोमीटर दूर से ही उन्हें टाइगर हिल पर मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट्स नजर आने लगे थे। 28 किलोमीटर की दूरी से उन्होंने टारगेट को डेजिग्नेट करने के लिए लाइटनिंग पॉड के लेजर का इस्तेमाल किया था। वो लिखते हैं, 28 किलोमीटर की दूरी पर मैंने पहली बार टारगेट को चिन्हित करने के लिए लेजर चालू किया। लाइटनिंग पॉड ने तुरंत टारगेट की दूरी बता दी। तब तक हमारी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी थी और रिलीज पॉइंट तक की दूरी तेजी से कम होने लगी। जैसे जैसे हम टारगेट के करीब पहुंचे, वो ज्यादा साफ दिखाई देने लगा, इसलिए मैंने बार बार उसे फिर से चिन्हित किया। रिलीज की दूरी पर पहुंचकर मैंने जैसे ही ट्रिगर दबाया, विमान से अचानक 600 किलोग्राम का वजन कम हो गया। हमें लगा कि विमान को ऊपर की ओर जोर का झटका लगा है। मैंने तुरंत 4G पर बाईं ओर एक तेज मोड़ लिया और फ्लेयर्स छोड़ने शुरू कर दिए। मनीष ने पॉड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और लेजर को सीधे टारगेट पर केंद्रित कर दिया, जबकि मैं विमान को मोड़ने और वीडियो फुटेज पर नजर रखने में व्यस्त रहा। लेजर लगातार चमक रहा था और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि टारगेट में धमाका हो, जिससे यह संकेत मिल सके कि हमने सफलतापूर्वक बम गिरा दिया है। जिन परिस्थितियों में हमने LGB गिराया था, उन परिस्थितियों में उसकी उड़ान का समय 30 सेकंड से भी कम था, लेकिन कॉकपिट में बैठे हमें वो समय अनंत काल जैसा लग रहा था। जब टारगेट का पूरा वीडियो फुटेज एक खामोश धमाके के साथ रोशन उठा, तो हमारी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। करगिल की लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने कुल 8 लेजर गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जिनमें से 5 एयर मार्शल नाम्बियार ने ही फायर किए थे। इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी DD न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे बहुत कम समय में मिराज 2000 को लेजर गाइडेड बम से अपग्रेड किया गया था। और ये क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि ये इजराइल ने अपनी मदद दी और उसकी वजह से ही मुमकिन हो पाया था। Mirages were upgraded with LGB very quickly during this period and utilized. The lightning pod of Mirages were utilized for target acquisition and understanding and locating the targets. The entire attack on Mushko Valley, Muntodhalo, those camps, those were hugely successful. अमेरिकी सरकार और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को बाईपास करके इजराइल ने करगिल युद्ध के दौरान भारत को लेजर गाइडेड वेपन की ताकत से लैस कर दिया था, जिसने जंग का पासा पलटने और भारत की जीत को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन करगिल युद्ध के दौरान केवल भारत को इजराइल से
लाइटनिंग पॉड और टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं मिला था, बल्कि इस जंग में भारत ने पहली बार इजरायली ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। भारत और इजरायल के बीच 1996 में ड्रोन की खरीद को लेकर डील हुई थी। भारत ने इजरायल को 32 सर्चर ड्रोन्स के ऑर्डर दिए थे। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने 1980 के करीब अपना पहला सर्चर यूएवी डेवलप किया था। इसे ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए बनाया गया था। 35 किलोवाट वाले पिस्टन इंजन वाले सर्चर MK1 की ऑपरेशनल रेंज करीब 300 किलोमीटर थी और इसकी एंड्योरेंस 18 घंटे की थी। इस यूएवी में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा था, जिससे दिन और रात के साथ साथ खराब मौसम में भी निगरानी की जा सकती थी। इजरायल ने सर्चर की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान से जंग छिड़ने के बाद उसने इसकी डिलीवरी की रफ्तार तेज कर दी। लड़ाई के बीच में डिलीवरी हुई। इजरायल से मिले इस यूएवी की मदद से इंडियन एयरफोर्स को करगिल में घुसपैठ कर बैठी पाकिस्तानी फौज के ठिकानों का पता लगाने में काफी मदद मिली थी। इसके अलावा इजरायल ने जंग के दौरान भारत की मोटार एमुनिशन समेत और भी गोला बारूद इमीडिएट मटेरियल सपोर्ट के तौर पर भेजे थे। तभी तो यह कहा जाता है कि 27 साल पहले भी इजरायल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और पिछले साल यानी मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी वो साथ मौजूद था। करगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में भारत ने इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 7 मई को लाहौर के कसूर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। इसके बाद लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट पर मौजूद रडार सिस्टम को तबाह किया गया। इस हमले की फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ये हमले इजरायल से लिए गए हेरोप ड्रोन से ही किए गए थे। और लाहौर ही नहीं, हेरोप ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक को निशाना बना डाला था। भारत ने साल 2007 में इजरायल से हेरोप सिस्टम के लिए बातचीत शुरू की थी। फिर 2009 में इंडियन एयरफोर्स ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से खरीदे गए हेरोप के इंडक्शन का ऐलान किया था। उसी साल एरो इंडिया शो में हेरोप को पब्लिकली अनवील भी किया गया था। इस कामिकेज ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर है। 417 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार वाले इस ड्रोन की एंड्योरेंस 6 घंटे से ज्यादा है। यह ड्रोन अपने साथ 16 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर से भी कम है। पिछले साल अगस्त में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल में भारत के राजदूत JP सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने खुद बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली हथियारों का बेहद कारगर इस्तेमाल किया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में आग लगा दी थी। अब देखिए, वैसे तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, लेकिन नेतन्याहू का यह बयान पाकिस्तान के जले पर नमक मिर्च रगड़ने जैसा साबित हो गया। एक तो भारत, दूसरा इजरायल। इन दोनों देशों की जुगलबंदी ने पाकिस्तान को करगिल के 27 साल बाद फिर से पटखनी दे दी थी और इसी वजह से इजरायल को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है। वो दोस्त जो किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में आए बिना भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये दोस्ती, ये भरोसा और ज्यादा बड़ा हो गया और ज्यादा विस्तृत हो गया है। आज भारतीय सेनाओं के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम आईज यानी कि आंखें, शील्ड यानी कि कवच और सोड यानी कि हमला करने वाले हथियार बन चुके हैं। इसकी बात होगी अगले एपिसोड में। जय हिंद।